हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर। मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या मंदिर के इस चैनल पर। यहां हम आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। तो ये वीडियो मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, जिससे इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक समझेंगे और हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत इंसाइट लेंगे रेगुलर पेंटागन्स की भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने एक रेगुलर पेंटागन। इस रेगुलर पेंटागन की खास बात क्या होती है? इसमें 5 साइड्स होते हैं, हर साइड का लेंथ एक जैसा होता है। ठीक है, और अंदर के जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस पेंटागन के 4 वर्टिसेस पे ऐसा हम लोगों ने चार्जेस रख दिए, क्यू 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 क्यू, आइडेंटिकल चार्जेस, तो हम जानना चाहते हैं कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस रेगुलर पेंटागन के ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस पेंटागन का हमको साइड लेंथ पता है। अगर साइड लेंथ पता है तो हमको वर्टेक्स से सेंटर तक का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार ये डिस्टेंस मिल गया तो चारों चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्जेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना जानते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखें और उनका वेक्टर सम करें, जो कि देख के ये लग रहा है कि काफी टीडियस कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे उसके लिए। सबसे पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वो ये कि इस वर्टेक्स पे एक जो वर्टेक्स बचा हुआ है जहां पे कोई चार्ज नहीं रखा था, वहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज Q और उसके साथ ही साथ एक नेगेटिव चार्ज -Q दोनों रख देना चाहता हूं। अगर ऐसा कर दिया मैंने तो पांचों वर्टिसेस पे पॉजिटिव चार्जेस Q Q Q Q रखे हुए हैं, आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, और एक ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब हमने वेक्टर्स में पढ़ा है इन पांचों जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सेंटर पे, उनका वेक्टर सम हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि वो इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर्स होंगे एक प्लेन में और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक है, तो ले दे करके हमको सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना? इसकी खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी नेगेटिव चार्ज की वजह से, जिसका मैग्नीट्यूड होगा K Q अपॉन ये सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको बड़े आराम से मिल जाएगी, हमको बहुत सारी वेक्टर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पर यहां पे आता है इस क्वेश्चन का डिफिकल्ट वाला पार्ट, वो ये कि हमको इस पेंटागन का अगर साइड लेंथ पता है तो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कैसे निकालें? अगर ये रेगुलर हेक्सागन होता तो सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस और साइड लेंथ दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन रेगुलर पेंटागन में कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। यहां अगर आप देखो इस पेंटागन पे, तो अगर इसका साइड लेंथ है a और ये ऐसा सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कैलकुलेशन। क्या करते हैं कि सेंटर से ऐसे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये सारे वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइंस इक्विडिस्टेंट होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं सेंटर से, ठीक है, तो ये जो एंगल है जिसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में नाम रख लेते हैं इस ट्रायंगल का ओ पी आर। ये राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी आर में इसका बेस हुआ a/2, जो आरपी आप देख रहे हो, और हाइपोटेन्यूज हुआ स्मॉल r। ठीक है, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a/2
डिवाइडेड बाय आर, ये होना चाहिए कॉस थीटा, और इसका मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन 2 कॉस थीटा। अब ये थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा कितना है? तो हमको पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है? मतलब पेंटागन के केस में एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो 360 डिग्रीज को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हमको मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 72 डिग्रीज। अगर एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री, तो इंटरनल एंगल जो कि 2 थीटा है वो होगा 108, 180 में से माइनस करके मिल जाएगा। अगर इंटरनल एंगल 108 तो थीटा हुआ 54, ठीक है? तो हमको cos 54 डिग्री की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अब ये cos 54 डिग्री की वैल्यू भी हमको नहीं पता, तो एक और ट्रायंगल बनाते हैं ऐसा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस है 4, हाइपोटेन्यूज 5 और परपेंडिकुलर 3, ठीक है? तो ये 3 साइड के सामने यहां पे कितना एंगल होता है 37 डिग्री, और ये ऊपर 4 के सामने कितना एंगल होता है 53 डिग्री, ठीक है? ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये हमको पता होती है। अब अगर हमको cos 53 मालूम है, जो कि यहां से हमको 3/5 मिल जाएगा, तो यही वैल्यू अप्रोक्सीमेटली cos 54 की जगह हम यूज कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 90 डिग्रीज में आप देखो तो कोसाइन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 90 डिग्रीज में ये एक यूनिट चेंज होता है, तो 1 डिग्री में कितना ही चेंज होगा, ठीक है? पॉइंट के 1 डिजिट के बाद कुछ चेंज आएगा, तो इतना अप्रोक्सीमेशन तो चल जाएगा। तो यहां पे हम cos 54 की वैल्यू 3/5 यूज कर सकते थे, और अगर cos 54 की वैल्यू 3/5 यूज कर ली हमने, तो r की वैल्यू 5a/6 हो गई। मतलब इस बार सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, a से 5/6 टाइम्स होता है, ठीक है? तो अगर हमको ये एक नेगेटिव चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, तो हम बड़े आराम से इसका मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे, k q अपॉन r की जगह पे क्या लिखेंगे 5a/6 का स्क्वायर, मतलब 25a स्क्वायर नीचे आएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 36, ठीक है? तो ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। अगर हमने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया तो हमको ये 4 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था उसमें बहुत सारे वेक्टर सम्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो ये सब कुछ कितना मेसी हो सकता था उसको भी समझते हैं। आप सोचो कि यहाँ पे अगर आपने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं रखा होता, तो आप अगर ये जेईई मेंस में आपको एक क्वेश्चन मिले तो आप इसको स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं कर पाओगे। आपको फिर ये आर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि हम लोगों ने किया ही है, वो तो वैसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 4 चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इनसे दूर की तरफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आपको वेक्टर सम लिखना पड़ेगा, और वो वेक्टर सम आप किसी भी तरीके से करो, एंगल्स ऐसे हैं कि ये कैलकुलेशन बहुत लंबी जा सकती है, और आप ऐसा नीट रिजल्ट पे बड़े आराम से, बड़ा क्लीन सा रिजल्ट आया है, ये बहुत जल्दी आ गया है ना? तो हमेशा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, या फॉर दैट मैटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए ऐसा लगे कि किसी भी तरीके की सिमेट्री में कमी है, तो उस पूरे फिगर को सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज बहुत अच्छे से काम करती है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा क्या क्या, एक रेगुलर पेंटागन की ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने थोड़ी समझ डेवलप करी, और साथ के साथ हम लोगों ने अगर उसके वर्टिसेस पे 4 चार्जेस रखे हुए हो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखा। इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है बच्चों, जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। अगर इसी रेगुलर पेंटागन के 3 वर्टिसेस पर 3 पॉजिटिव आइडेंटिकल चार्जेस रखे होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती, ये आप ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे आने वाले वीडियो में
और ऐसे ही ऑसम कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। जल्दी से हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।